नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एसएस विद राजेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप अपने आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज हम ज्योग्राफी से स्पेशल क्वेश्चन आंसर करेंगे और शाम को मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें पॉल साइंस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में और साइंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपको अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? आपने जाना कि जो हिमालय है उनकी 3 श्रेणियां हैं। हमने कल जाना था कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमाचल हिमालय और शिवालिक, उनकी 3 श्रेणियां हैं। लेकिन नदियों के हिसाब से भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात विभिन्न नदियों के बीच के हिमालय को अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि सतलुज नदी के बाद सतलुज और जो तीस्ता नदी, काली नदी है, सतलुज और काली नदी, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट भी समझ आया कि सतलुज और काली नदी के जो बीच में हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसके बाद काली और तीस्ता नदी जो है, काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है उसे क्या कहा गया है? काली और तीस्ता नदी, उसे नेपाल हिमालय कहा गया है। क्या, कौन सा हिमालय कहा गया है? नेपाल हिमालय। और अंत में तीस्ता और दिहांग जो नदी है, तीस्ता और दिहांग नदी, उसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया। आई होप कि आपको हिमालय के नदियों के हिसाब से जो 4 भाग हैं उनके बारे में समझ आया कि कौन सा हिमालय किन नदियों के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या नाम दिया गया है? हमने कल प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, पूर्वी तट के बारे में पढ़ा। ये वाला तट पूर्वी तट है, इधर वाला तट को पश्चिमी तट कहा गया है। अब हम जो पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए हम 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। गुजरात से जो गोवा तक का भाग है, गुजरात से लेकर के, मान लीजिए गुजरात से गोवा तक का भाग है, उसे कोंकण तट कहा गया है, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर। और उसके बाद गोवा से मंगलुरु जो है कर्नाटक तक का हिस्सा है, उसे कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट कहा जाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक यानी नीचे तक के भाग को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट कहा जाता है। इस मालाबार तट के बारे में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर राज्य से मालाबार तट से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बंद कर दिया था ताकि वो अंग्रेजों को हरा सके। इलायची और काली मिर्च वगैरह के निर्यात को उन्होंने रोक दिया था। आई होप कि अब आपको अच्छे से तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं कि पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है, किस तट को क्या नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 नदियां जिनका उद्गम मानसरोवर झील है। 3 नदियां कौन सी हैं जो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं? सतलुज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कल हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने 2 और नदियां हैं, सिंधु और सतलुज हैं, जिनका उद्गम क्षेत्र मानसरोवर झील के पास से है, तिब्बत के पास से है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसकी 2 धाराएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, जहाँ जाकर वे गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी गंगा की पहले 2 धाराएं आती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। मिलती कहाँ पर हैं? देवप्रयाग में।
और फिर जाकर के गंगा नदी हरिद्वार में आकर समतल मैदान में प्रवेश करती है। ये कुछ हमने हिमालय की नदियों के बारे में बेसिक जाना। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की 3 नदियां जो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। अभी तक आपने बेसिक क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में ही पढ़ा हुआ है कि जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। लेकिन आज हम जानेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अमरकंटक श्रेणी है और अमरकंटक श्रेणी के पश्चिमी भाग से, इधर वाला भाग पश्चिमी से नर्मदा निकलती है, नर्मदा। उत्तरी भाग से सोन नदी निकलती है उत्तर से, और इसका पूर्वी भाग रह गया इधर वाला भाग, और नीचे वाला भाग जो रह गया पूर्वी और दक्षिणी भाग से कौन सी निकलती है? महानदी निकलती है। कौन सी? महानदी। इस प्रकार आपको इस थोड़ी सी एक्टिविटी से समझ आया कि अमरकंटक जो श्रेणी है उनसे कौन सी नदियां निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कंफ्यूज होने का क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि वेनगंगा और पेनगंगा, गोदावरी नदी जो है दक्षिण की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो उस गोदावरी नदी की सहायक नदियां वेनगंगा और पेनगंगा है, पूर्णा है और वर्धा है। आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद पराम्बीकुलम जलाशय के बारे में, पराम्बीकुलम जलाशय यानी झील के बारे में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एचएसएससी ग्रुप डी का, एचएसएससी ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है पराम्बीकुलम जलाशय। कंफ्यूजिंग इसलिए है, पराम्बीकुलम जलाशय जो है केरल और तमिलनाडु दोनों का साझा जलाशय है, तमिलनाडु दोनों का साझी झील है, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका केरल में पड़ता है, इसलिए जो पराम्बीकुलम जलाशय है उसे केरल में माना गया है। और आपने और बहुत सारी झीलों के बारे में भी पहले भी पढ़ा है कि भारत में जैसे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुलर झील है। उसके बाद खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है। और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा लोकटाक झील, लोकटक झील है जो मणिपुर में, वो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और पूर्वोत्तर की ही यानी भारत की सबसे ऊंचाई पर जो झील है, ऊंचाई पर कौन सी झील है? चोलामू झील। कौन सी है? चोलामू झील सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट जानने को मिले। सांबर झील आपको पता ही है कि राजस्थान की झील है जिससे नमक बनाया जाता है, बहुत ही नमकीन सांबर झील। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? आपने पहले ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, यानी मानसून में ही भारत में जलवायु सक्रिय होती है, बारिश होती है। तो भारत में मानसून ऋतु में तो 2 शाखाओं से ज़्यादा बारिश होती है, एक अरब सागर शाखा से, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। उत्तर भारत में ज़्यादातर जो मानसूनी बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। लेकिन सर्दियों में जो बारिश होती है उत्तर भारत में, जिसे हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली बारिश को महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। और ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? जो अरब सागर में बना एक कम दबाव का एक क्षेत्र होता है, एक सिस्टम बनता है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा गया है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड बात समझ आई कि भारत में शीत ऋतु में उत्तर में जो बारिश होती है उसे वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लू किस प्रकार की हवा है? हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि
भारत हवाएं जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक है मानसूनी हवा यानी मानसूनी पवनें, और हमने पढ़ा एक होती हैं स्थायी पवनें। कौन सी पवनें? हम यहाँ पर मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। मानसून, मानसूनी पवनें, दूसरी स्थायी पवनें, और एक होती है स्थानीय पवनें। कौन सी होती हैं? स्थानीय। कंफ्यूज नहीं होना, स्थायी और स्थानीय। मानसून तो मानसून ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं जो हैं, जो वो मानसूनी हवाएं हैं। स्थायी जो होती हैं, जो फिक्स डायरेक्शन से ही चलती हैं। जैसे हमने पढ़ा, आप जानते हैं डेली यूज में, आज कौन सी हवा चल रही है भाई साहब? आज तो पूर्वा चल रही है, आज पछुआ चल रही है। ये पूर्वा और पछुआ जो है वो स्थायी पवनें हैं, जबकि जो एक विशेष क्षेत्र में बहने वाली पवन को स्थानीय कहेंगे, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में। तो आपको पता है लू जो है वो एक स्थानीय पवन है, जो कि स्थानीय क्यों है? उत्तर भारत में ही गर्मियों की ऋतु में ये चलती है, इसलिए इसे स्थानीय। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेरीकल्चर क्या है? हमने कृषि की बहुत सी विधियों के बारे में पढ़ा है कि सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन है। फिर हमने पढ़ा है कि पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन है। पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन है। और वीटिकल्चर एक और पढ़ा होगा आपने, वीटिकल्चर। वीटिकल्चर क्या है? अंगूरों की खेती है। किसकी खेती है? अंगूरों की खेती है। अंगूर जो है अंगूरों की खेती है। और उसके बाद आपने फ्लोरिकल्चर भी पढ़ा होगा। क्या? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर। और आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी खेती, उद्यान कृषि जो है बागवानी को हॉर्टिकल्चर। और आपने वर्मी कल्चर भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर मतलब केंचुआ पालन। केंचुआ पालन। आई होप कि आपको इनके बारे में जो जानकारी आज मिली वो अच्छी समझ आई होगी। उसके बाद रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, हमने एनसीईआरटी में मिट्टियों के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास की मिट्टी। और एक और इससे रिलेटेड पॉइंट कि काली मिट्टी को दक्षिण भारत में जिस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है उस एरिया को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि दक्कन ट्रैप क्या है। अब आपने पढ़ा होगा तो बताएंगे, अदरवाइज वहां ये भी लिखा मिलेगा कि दक्कन ट्रैप एक जीव का नाम है। तो दक्कन ट्रैप जो है वो काली मिट्टी के क्षेत्र को, और आपको पता है काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात का सौराष्ट्र जो इलाका है वहाँ पर, और उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, छत्तीसगढ़ वगैरह में पाई जाती है ये काली मिट्टी। आई होप कि आपको यह पॉइंट भी यहाँ से समझ आया होगा। उसके बाद बांगर और खादर क्या है? बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी, अब आपको पता है जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉयल। अब ज्योग्राफी में कुछ इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज कल एग्जाम में एलुवियल भी लिखा आ सकता है और आप कहेंगे ये एलुवियल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो जलोढ़ मिट्टी ही पढ़ा है। तो एलुवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, बांगर और खादर। आपको पता है कि जो ये खादर है वो खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। किसको? न्यू एलुवियल सॉइल को कहा जाता है। और आपको पता है कि नई जो मिट्टी है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली जानते हैं, बहुत उपजाऊ होती है। हमारे यहाँ प्लॉट में या फिर खेत में नई मिट्टी डाल देना बड़ी उपजाऊ होती है। तो उसके बाद आप समझ गए होंगे कि बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये कम उपजाऊ होती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम और हजारीबाग झारखंड का कौन सी? सबसे पहले तो राज्य जानिए। कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है कि तांबे के लिए फेमस सिंहभूम और हजारीबाग जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर है? झारखंड के क्षेत्र हैं। झारखंड के। तो किस लिए फेमस हैं?
तांबे के लिए फेमस है। और कौन कौन से क्षेत्र फेमस हैं तांबे के लिए? राजस्थान की खेतड़ी की खाने। कहाँ के? राजस्थान की खेतड़ी की खाने। आई होप कि आपको ये पहले से पता है। उसके बाद खनिजों का जिक्र हुआ है तो हम एक दो और डिस्कस कर लेते हैं। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क बिल्कुल सभी उद्योगों का आधार लौह अयस्क। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार ओडिशा राज्य में हैं और ओडिशा राज्य के कौन से क्षेत्र? कयोंझर। कौन सा क्षेत्र? कयोंझर। मयूरभंज। कौन सा क्षेत्र? मयूरभंज। और राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। मुझे विश्वास है कि आपको ये लौह अयस्क के बारे में भी पता चल गया होगा कि किन राज्यों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न कई बार रिपीट होता है कि मध्य प्रदेश की बालाघाट की खाने, मध्य प्रदेश की बालाघाट की खाने, बालाघाट तो वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं। अभ्रक, मीका जिसे कहा गया है, अभ्रक के लिए फेमस है मध्य प्रदेश की बालाघाट की खाने। और आपको कोलार की खान का तो पता ही होगा कि कोलार की खान कर्नाटक में जो है वो सोने के लिए बड़ी फेमस है, गोल्ड वहाँ पर मिलता है। और उसके बाद आपने झारखंड की जादूगुड़ा की खानों के बारे में पढ़ा होगा। झारखंड की जादूगुड़ा की खाने, जादूगुड़ा, और वहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है जो कि आपने पढ़ा था कि नाभिकीय रिएक्टर में एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए काम आता है। जादूगुड़ा की खाने झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया। उसके बाद टिस्को क्या है? टिस्को आपने पढ़ा था। टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसकी शुरुआत 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। और कहां पर की थी? साक्षी नामक स्थान पर। और उसने साक्षी नामक स्थान जो झारखंड का है उसको बदलकर नाम क्या कर दिया गया था? जमशेदपुर कर दिया गया था। जमशेद जी ने अपने नाम पर उसका नाम जमशेदपुर, झारखंड में टिस्को कंपनी जो लोहा इस्पात कंपनी है उसकी स्थापना 1907 में। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद ये बात आती है स्टील कंपनी की, लोहा इस्पात कंपनी की। हम टिस्को के अलावा और भी पढ़ेंगे, और भी जिक्र आज डिस्कस करेंगे कि जो स्टील कंपनीज हैं वो आज़ादी के बाद भी, यानी तो 1907 की बात है, आज़ादी के बाद भी भारत में बहुत सी इस्पात कंपनियां लगाई गई हैं। तो कौन कौन सी इस्पात कंपनियां? आपने पढ़ा है कि रूस की सहायता से भारत में 2 इस्पात कंपनियां, कौन सी? बोकारो और भिलाई। बोकारो और भिलाई जो है वो कंपनियां किसकी सहायता से लगाई गई हैं? रूस की सहायता से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भिलाई और बोकारो स्टील कंपनी जो है वो किस देश की सहायता से लगाई गई है? आप बताएंगे रूस की सहायता से लगाई गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक और इस्पात कंपनी लगाई गई है जिसका नाम है राउरकेला इस्पात कंपनी। कौन सी? राउरकेला। और अभी पढ़ा था कि राउरकेला में तो लोहा इस्पात के भंडार भी पाए जाते हैं। हाँ, उड़ीसा में। तो राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से लगी हुई कंपनी है। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। अगली एक और इंपॉर्टेंट, दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बर्नपुर जो है, दुर्गापुर स्टील कंपनी जो है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाई हुई कंपनी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर, आपने मैनचेस्टर वर्ड कई बार पढ़ा होगा। इंग्लैंड का जाना माना शहर मैनचेस्टर। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तर्क जानिए कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड में आई थी। ये भी आप आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर, बोस्टन, इन शहरों में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग लगे हुए थे। इसीलिए
मैनचेस्टर जो है कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा फेमस है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर मतलब भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ पर फेमस है। वैसे तो सूती वस्त्रों की राजधानी बंबई को कहा जाता है, लेकिन कपड़ा उद्योग के लिए फेमस अहमदाबाद जो जगह है गुजरात की, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आपने पढ़ा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण में कोयम्बटूर। कौन सा? कोयम्बटूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना। आपने पढ़ा है चित्तरंजन जो कारखाना है पश्चिम बंगाल का, चित्तरंजन पश्चिमी बंगाल का जो कारखाना है, पश्चिमी बंगाल, ये रेल इंजन बनाने का पुराना कारखाना है। फिर आपने पढ़ा कि रेल के इंजन डीजल इंजन भी बनाए जाते हैं। कौन से इंजन बनाया जाए? डीजल इंजन। और डीजल इंजन बनाने का फेमस कारखाना कहाँ पर है? जो डीजल इंजन है वाराणसी में। डीजल इंजन बनाने का कारखाना वाराणसी, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा है, रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बारे में भी पढ़ा है कि कपूरथला की जो रेल कोच फैक्ट्री है बड़ी फेमस है पंजाब में। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आए। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बांध भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बांध भी कहा जाता है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आपको पता है कि हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। और उसके बाद आपको पता है कि टिहरी बांध जो भारत का बड़ा ऊंचाई पर बांध है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया ये बांध है। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में सरदार सरोवर बांध पढ़ा है। कौन सा बांध पढ़ा है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। उसके बाद कई बार एग्जाम में नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। आपने पढ़ा होगा कृष्ण जी ने कालिया नाग को नथ लिया था, ट्रिक आपको याद हो जाएगी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन। अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? पोचमपाद। कौन सा बांध है? पोचमपाद, पोचमपाद। और पोचमपाद कहाँ पर बनाया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य इससे लाभान्वित होता है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद उकई जो परियोजना है, उकई और काकरापारा परियोजना है, ये भी कई बार एग्जाम में मैंने देखी है। काकरापारा ये कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर बनाई गई है, ताप्ती नदी जो है। आई होप कि आपको समझ आए। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। आपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कई बार पढ़ा होगा। गिर कहाँ पर है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। और काजीरंगा, काजीरंगा आसाम, काजीरंगा और मानस कहाँ पर है? आसाम में, आसाम में। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क आप बताएंगे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिसे पहले क्या कहा जाता था? हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। कौन सा पार्क? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सुंदरवन नेशनल पार्क, कल भी हमने इसके बारे में जाना था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है। उसके बाद सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में, दुधवा उत्तर प्रदेश। आई होप कि इम्पोर्टेंट आपने पढ़ लिया। लास्ट का क्वेश्चन आज मैंने हिस्ट्री से इंक्लूड किया है। असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? अब मेरा इस प्रश्न लिखने का उद्देश्य बड़ा गहन है, क्योंकि
इसमें आप कंफ्यूज होंगे। जब असहयोग आंदोलन, अब आपने ये पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस की 2 बार मीटिंग होती है। एक सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में। दिसंबर 1920 में नागपुर में, कहाँ पर? नागपुर में अधिवेशन होता है। अब सितंबर 1920 में तो ये आंदोलन कलकत्ता में, इस पर डिस्कशन हुई थी कि हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सहमति से कब मिली है? इसे दिसंबर 1920 में नागपुर में मिली है। कब मिली है? दिसंबर 1920 में। और एनसीईआरटी के स्रोतों के अनुसार यह आंदोलन जनवरी 1921 में अच्छे से चलाया गया है, यानी शुरुआत की गई। तो 21 में, यानी 1919 से 21 तक, बल्कि 16 से 21 है वो, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, क्या नाम है इनका? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। यानी जब असहयोग आंदोलन चलाया गया उस समय चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। आप ये अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड होता है, यानी चोरी चोरा का एक कांड होता है गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में, जो चोरी चोरा नामक स्थान है, वहां पर हिंसा होने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर लिया था और 11 फरवरी को वापस ही ले लिया था, कॉल ऑफ कर दिया था इसे। तो यानी वापसी लेते समय उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? रीडिंग थे। कौन थे? रीडिंग। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ आए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दौरान कौन थे और वापसी के दौरान कौन वाइसराय थे। मुझे लगा, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड for your best future and success in Group D. Thank you and have a nice day.